नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य अकेडमी में। आइए शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम था इन द अर्लीस्ट सिटीज़। इससे पहले हम इसकी 2 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था स्टोरी ऑफ हड़प्पा की कहानी के बारे में। व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़, इन शहरों में क्या विशेषताएँ थी। आफ्टर दैट वी हैव रीड अबाउट हाउसेज, ट्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। उसके बाद हमने पढ़ा लाइफ इन द सिटीज़। उसके बाद हमने पढ़ा न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटीज़, नगर और उसके नए शिल्प के बारे में। उसके बाद हमने एक जानकारी ली थी फ्यांस क्या होता है उसके बारे में, जो कि क्राफ्ट्स के अंतर्गत ही आता था। आफ्टर दैट इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, के कच्चे माल के लिए लोगों को कहाँ कहाँ जाना पड़ता था, कितनी दूर जाते थे और कहाँ से उनको क्या पदार्थ मिलता था, ये सब हमने पढ़ा था अब तक। इसके अलावा हमने पढ़ा था फूड्स फॉर पीपल इन द सिटीज़, कि शहरों में, नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन कहाँ से और कैसे आता था। तो दोस्तों आइए अब शुरू करते हैं इसका लास्ट पार्ट, विच इज़ अ क्लोजर लुक ऑफ हड़प्पा टाउन्स इन गुजरात। मतलब कि गुजरात में जो हड़प्पा के नगर मिले हैं, हड़प्पा के कस्बे मिले हैं, उनके बारे में एक सूक्ष्म निरीक्षण, एक बारीकी से थोड़ी जानकारी लेते हैं। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड इन खादिर बेट इन द रन ऑफ कच्छ, वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। गुजरात की बात हो रही है, तो गुजरात के रन ऑफ कच्छ में जो खादिर बेट है, वहाँ पर धोलावीरा नगर स्थित था, वहाँ से इसके साइट्स मिली हैं। अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पा सिटीज़, जैसे कि हड़प्पा की बाकी शहरों में, विच वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जिसमें कि एक नगर को 2 हिस्सों में बांटा जाता था। धोलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, लेकिन धोलावीरा शहर को 3 हिस्सों में बांटा गया था। एंड ईच पार्ट वाज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स, और इस नगर की सभी दीवारें बहुत बड़ी बड़ी होती थी, और यह नगर बड़ी बड़ी दीवारों से, बड़ी बड़ी चट्टानों से बनी दीवारों से घिरा हुआ था। विद एंट्रेंस थ्रू गेटवे, जिसमें कि हमें एंट्री करने के लिए, प्रवेश करने के लिए द्वार भी मिले हैं। देयर वॉज ऑल्सो ए लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट, इन बस्तियों में, इन नगरों में खेलने के लिए एक बड़ा खुला मैदान भी होता था, और इस खुले मैदान में खेलने के साथ साथ वेयर पब्लिक सेरेमनीज वुड बी हेल्ड, जिसमें कि सार्वजनिक कार्यक्रम भी आयोजित कराए जाते थे। अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर्स ऑफ द हड़प्पा स्क्रिप्ट दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन एंड परहैप्स इनलेड इन वुड। और इसके अलावा हमें यहाँ पर और भी चीज़ें मिली हैं, जिसमें कि शामिल है कि एक पत्थर पर बड़े बड़े हड़प्पा की जो लिपि थी, हड़प्पा की लिपि इस पर गुदी हुई है, इस पर खुदी हुई है। कैसे? बड़े बड़े अक्षरों के रूप में, और उसको फिर फ्रेम कराया गया है, उसको फिर जड़ाया हुआ है लकड़ी में। दिस इज ए यूनिक फाइंड एज, और यह एक अनोखा अवशेष था, यह एक अनोखी मिलने वाली वस्तु थी, क्योंकि सामान्यतः अब तक का आमतौर पर हमें जो मिला है, हड़प्पा राइटिंग वाज बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील्स। अब तक का हमें जो मिला वह मिला है कि हड़प्पा की जो लिखावट थी वह मिलने वाली वहाँ की मोहरों पर, जो कि छोटी छोटी वस्तुओं में आती थी, उन पर लिखी अब तक मिली थी। यह पहली बार था जहाँ हमें बहुत बड़े अक्षरों में किसी जगह पर यह गुदी हुई मिली है। द सिटी ऑफ लोथल, हमने पढ़ा धोलावीरा नगर के बारे में। अब हम पढ़ते हैं लोथल सिटी के बारे में, कि लोथल सिटी कहाँ पर स्थित था। तो द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड ए ट्राइब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात, क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबत। अगर बात करें तो खंबत की खाड़ी के पास गुजरात में जो साबरमती की एक उपनदी है, उसके किनारे पर लोथल शहर स्थित था। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर इजिली अवेलेबल, और यह उस जगह पर स्थित था जहाँ पर हमें मूल्यवान पत्थर आसानी से मिल जाते थे। दिस वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, सेल एंड मेटल, और यह एक मुख्य केंद्र था, यह प्रमुख केंद्र था जहाँ पर
हमें वस्तुएं मिलती थी जो कि बनी होती थी स्टोन पत्थर से, सेल शंखों से और मेटल धातुओं से। देयर वॉज ऑल्सो ए स्टोर हाउस इन द सिटी, और इन शहरों में हमें क्या मिला है, भंडार गृह मिला है। भंडार गृह जहाँ पर हम चीज़ों का भंडार लगाते हैं, जहाँ पर हम चीज़ों को स्टोर करते हैं। मैनी सील्स एंड सीलिंग्स, मैनी सील्स बहुत सारे मोहरें मिली हैं, एंड सीलिंग्स, सीलिंग्स क्या होते हैं, सीलिंग्स होती है मोहरबंदी। जब आप किसी चीज़ पर मोहर लगा देते हो तो उसको मोहरबंदी कहा जाता है, ठीक है। वर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस, और इस भंडार गृह में हमें बहुत सारी मोहरें मिली हैं और मोहर बंदियाँ भी मिली हैं। ये एक फ़ोटो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये क्या है, ये फ़ोटो है ए डॉकयार्ड इन लोथल, लोथल का बंदरगाह, लोथल का बंदरगाह। द ह्यूज टैंक में है बीन ए डॉकयार्ड, ये जो बहुत बड़ा तालाब है हो सकता है कि यह बंदरगाह हो। वेयर बोट्स एंड शिप्स केम इन फ्रॉम द सी, जहाँ पर समुद्र से जहाज और नावें आती हों। एंड थ्रू द रिवर चैनल, और इस रिवर के रास्ते से, इन नदियों के रास्तों से गुड्स वर प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड हेयर, हो सकता है यह संभवतः यहाँ पर नाव और जहाज़ों से सामानों को उतारा और चढ़ाया जाता हो। A building that was found here was probably a workshop for making beads, pieces of stones, half-made beads, tools for bead making and finished beads have all been found here. एक बिल्डिंग, एक इमारत जो हमें यहाँ पर मिली है, संभवतः यह वह जगह हो जहाँ पर मोतियों का काम होता हो, जहाँ पर मोती बनाए जाते हों। पीसेज ऑफ स्टोन्स, यहाँ से पत्थर के टुकड़े। हाफ मेड बीड्स, अध बने मनके। टूल्स फॉर बीड मेकिंग, मनके बनाने के लिए औजार। एंड फिनिश्ड बीड्स, और मनके बने हुए हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सील्स एंड सीलिंग्स, मोहरे और मोहरबंदियाँ। Seals may have been used to stamp bags or packets containing goods that were sent from one place to another. जो मोहर का इस्तेमाल होता था वह उन बैग्स के लिए, उन वस्तुओं के लिए, उन पैकेट के लिए होता था जिनमें कि सामान एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता था। आफ्टर ए बैग वाज क्लोज्ड और टाइड, उस बैग को और वस्तु को बांधने के बाद या बंद करने के बाद अ लेयर ऑफ वेट क्ले वाज अप्लाइड ऑन द नोट, उसकी गांठ पर गीली मिट्टी लगाई जाती थी। एंड द सील वाज प्रेस्ड ऑन इट, और गीली मिट्टी लगाने के बाद इस तरीके से उस पर सील लगा दी जाती थी। द इम्प्रेशन ऑफ सील इज नोन एज सीलिंग, और वह सील लगी हुई, जब सील लगाई जाती थी तो उस सील का लगना सीलिंग कहलाता है। किसी चीज़ पर मोहर लगना मोहरबंदी कहलाता है। इफ़ द सीलिंग वाज इंटैक्ट, अगर वह सीलिंग, वह मोहरबंदी टूटी हुई नहीं होती थी, वन कुड बी श्योर, तो कोई भी बता सकता था कि जो सामान है हैड अराइव्ड सेफली, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है, वह बड़ी सुरक्षा से, बड़ी सावधानी पूर्वक यहाँ तक लाया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए द मिस्ट्री ऑफ द एंड। अब क्या पढ़ेंगे? द मिस्ट्री ऑफ द एंड। जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी, उसके अंत का क्या रहस्य था, उसके अंत का क्या रहस्य था, ये यहाँ पर जानने को मिलेगा। अराउंड 3900 ईयर्स एगो, लगभग 3900 साल पहले, लगभग 3900 साल पहले, वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ ए मेजर चेंज, हमने एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत देखी। पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़, लोगों ने बंद कर दिया बहुत शहरों में रहना, अधिकतर शहरों में रहना लोगों ने बंद कर दिया था। राइटिंग, सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज, और अब लिखावट, मोहरें या वजन जो बाट थे उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। रॉ मटेरियल्स ब्रॉड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेज बिकेम रेयर, और अब दूर दूर से सामान लाना, कच्चा माल लाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इन मोहनजोदड़ो में वी फाइंड दैट गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट्स, मोहनजोदड़ो में हमने देखा कि कूड़ा करकट या मलबा हमें गलियों में जमा मिला है। द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन, और जो जल निकास का जो प्रणाली थी
वह भी हमें बिल्कुल टूटी हुई, बिल्कुल नष्ट हुई मिली है। एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेज वर बिल्ट इवन ओन द स्ट्रीट्स, और हमने देखा है कि उन गलियों में नए मकान बने हैं जो कि इतने प्रभावी नहीं थे जैसे कि पहले बने वाले थे। वाई डिड ऑल दिस हैपन, और ये सब क्यों हुआ? वी आर नॉट श्योर, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। सम स्कॉलर्स, कुछ विद्वानों ने सजेस्ट दैट द रिवर्स ड्राइड अप, यह अंदाज़ा लगाया है, यह सुझाव दिया है कि हो सकता है कि नदियाँ सूख गई हों। अदर सजेस्ट दैट देयर वाज डिफोरेस्टेशन, कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि हो सकता है कि वहाँ के वनों को काट दिया गया हो। दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स, और हम सब जानते हैं कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि हमें पक्की ईंट बनाने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती थी। हमें पक्की ईंट बनाने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती थी, और तांबे के ओर को, तांबे के अयस्क को गलाने के लिए भी हमें ईंधन की ज़रूरत होती थी। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, शिप एंड गोट मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर, और इसके अतिरिक्त हो सकता है कि जो मवेशियों के, भेड़ों के और बकरियों के बड़े बड़े झुंड होते थे, उन्होंने वहाँ का सारा हरा चारा खा लिया हो और वहाँ पे हरियाली ख़त्म हो गई हो। इन सम एरियाज देयर वर फ्लड, कुछ जगह पर बाढ़ भी आई है। बट नन ऑफ दीज रीजन्स, लेकिन यह कोई कारण नहीं है जिससे कि हम इन शहरों के अंत के बारे में सब कुछ बता सकें। फ्लडिंग और ए रिवर ड्राइंग अप, बाढ़ आना या किसी नदी का सूख जाना, वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज, इनका प्रभाव सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में पड़ता, सब जगह पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। इट अपियर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, ऐसा लगता है कि यहाँ के जो शासक होते थे, जो राजा होते थे, उनका नियंत्रण समाप्त हो गया हो। इन एनी केस द इफेक्ट्स ऑफ चेंज आर क्वाइट क्लियर, किसी भी कारण से इनका जो प्रभाव है या जो बदलाव हुआ, इस बदलाव का प्रभाव बहुत लिमिटेड, साफ देखा जा सकता है। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब वर एबेंडन्ड, कुछ पुरा स्थल थे सिंध के या पश्चिमी पंजाब के, जो कि अब कहाँ पर है? पाकिस्तान में। वर एबेंडन्ड, इनको देखा गया कि ये बिल्कुल उजड़ चुके थे, ये बिल्कुल उजड़ चुके थे। वाइल मैनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट्स टू द ईस्ट एंड द साउथ, जबकि बहुत सारे लोग शिफ्ट हो गए थे, चले गए थे नई जगह पर, छोटी छोटी बस्तियों में, जो कि कहाँ पर थी? पूर्व और दक्षिण में। कहाँ पर थी? पूर्व और दक्षिण में। न्यू सिटीज इमर्ज्ड अबाउट 1400 ईयर्स लेटर, लगभग 1400 साल बाद नई बस्तियों का उदय हुआ, नई बस्तियां बननी शुरू हुई। कब? 1400 साल बाद। यू विल रीड अबाउट दैम, और आप उनके बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 6 और चैप्टर 9 में। एल्सवेयर, ये बात हो रही थी हमारे उपमहाद्वीप की। अब देखते हैं कि दूसरी जगह क्या हो रहा था उसी समय। फाइंड इजिप्ट, अपने नक्शे में इजिप्ट को देखो। मोस्ट ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट का अधिकतर जो हिस्सा है वह सूखे रेगिस्तान में बसा हुआ है। एक्सेप्ट फॉर द लैंड्स अलोंग द रिवर नाइल, उस जगह को छोड़कर जो भूमि रिवर नाइल के किनारे पर बसी हुई है। अराउंड 5000 ईयर्स एगो, अब से लगभग 5000 साल पहले, किंग्स रूल्ड ओवर इजिप्ट, इजिप्ट पर राजाओं का शासन होता था। दीज किंग्स सेंट आर्मीज टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर एंड प्रीशियस स्टोन्स, और ये राजा अपनी सेनाओं को भेजते थे दूर दूर की जगह पर, दूर दूर के देशों में, क्या लाने के लिए? सोना लाने के लिए, चांदी, आइवरी हाथी दांत, टिम्बर जो इमारती लकड़ी होती है, और मूल्यवान पत्थरों को लाने के लिए। दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज टॉम्स नोन एज पिरामिड्स, और ये बड़े बड़े मकबरे बनाते थे, और इनके मकबरों को क्या कहा जाता था? पिरामिड। अब भी पिरामिड कहा जाता है। व्हेन दे डाइड, जब ये मर जाते थे, द बॉडीज ऑफ किंग्स वर प्रिजर्व्ड एंड बरीड इन दीज पिरामिड्स, जब ये राजा मर जाते थे तो इनके शरीर को इन पिरामिड्स में दफनाया जाता था और प्रिजर्व किया जाता था, संरक्षण किया जाता था।
दीज केयरफुली प्रिजर्व्ड बॉडीज आर नोन एज ममीज, और जो ये शरीर रखे जाते संभाल कर इस इन शरीरों को कहा जाता था ममीज। इन शरीरों को ममीज कहा जाता था। ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर आल्सो बरीड विद देम, और इन राजाओं के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें दफनाई जाती थी। दीज इंक्लूडेड, जिसमें शामिल है फूड एंड ड्रिंक, इनके भोजन और इनके ड्रिंक्स, क्लोथ्स कपड़े, ऑर्नामेंट्स आभूषण, यूटेंसिल्स बर्तन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो संगीत बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वेपन्स हथियार, एंड एनिमल्स और जानवरों को। समटाइम्स कभी कभी तो जो इनके सेवक होते थे, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं, उनको भी इनके साथ ही दफना दिया जाता था। दीज आर अमंगस्ट द मोस्ट एलेबरेट बुरियल्स नोन इन वर्ल्ड हिस्ट्री, और इस दुनिया के इतिहास में, इस पूरे विश्व के इतिहास में जो इजिप्ट में मृत शरीर दफनाए जाते थे उसमें बहुत सारी धन दौलत का खर्चा होता था। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खर्चीली जो ये दफनाई जाती थी वह इजिप्ट में ही दफनाई जाती थी। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है। आप लोग प्लीज़ इस एक्सरसाइज वर्क कीजिए, और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये सब इसकी एक्सरसाइज है, इनको प्लीज़ आप नोट डाउन कीजिए और कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नई जानकारी के साथ, नए लेसन के साथ। नमस्कार दोस्तों।